Early Education Corner. Student, we are here again with the chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. And in this lecture, we will discuss about a natural vegetation and wildlife. So student, start करते हैं अपना ये टॉपिक. स्टूडेंट, नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में अगर हम देखें तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पाई चार्ट देखना होगा. स्टूडेंट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो वाटर को कहते हैं, आप सभी को मालूम है, और वाटर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर ये हमारा अर्थ वाला यानी हमारा लैंड वाला जितना पोर्शन है, और एटमॉस्फेयर ये हमारा एयर वाला जितना पोर्शन है. इन तीनों को मिला करके एक स्फीयर बनता है. ये पॉइंट आप देख रहे होंगे जिसमें हमारा लिथोस्फीयर भी आ रहा है, जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, जिसमें हमारा हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है. इस जोन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टूडेंट हम बायोस्फीयर. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बायोस्फीयर. यानी बायोस्फीयर कैसे बनता है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों को मिला करके क्या बनता है? हमारा बायोस्फीयर बनता है. तो बायोस्फीयर इज अ जोन वेयर ऑल थ्री स्फीयर्स इंटरेक्ट. जहाँ पर तीनों स्फीयर आपस में इंटरेक्ट करते हों उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. एंड स्टूडेंट, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन दिस जोन. इस जोन में क्या होती है? लाइफ की फॉर्म एग्जिस्ट करती है. एंड दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. और लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं. स्टूडेंट, ये टर्म याद रखिएगा कि वो जोन जिसमें ऑल स्फीयर्स इंटरेक्ट करते हों उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. अब ऑल स्फीयर्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तीनों स्फीयर जिस जोन में इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. और बायोस्फीयर में ही लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है. और ये लाइफ सपोर्ट करने का जो सिस्टम है, ये लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. अब स्टूडेंट हम देखें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हमारी लाइफ में क्या है इनकी इम्पॉर्टेंस, वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की, वो हम देखते हैं. तो स्टूडेंट, वेजिटेशन को ही हम फ्लोरा और वाइल्ड लाइफ को हम फौना कहते हैं. टर्म याद रखिएगा, 7th क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरा इज़ अ टर्म जिसमें क्या होता है? ऑल प्लांट किंगडम. और वाइल्ड लाइफ या फौना इज़ अ टर्म जिसमें ऑल एनिमल किंगडम आता है. अब हम पहले वेजिटेशन की बात करते हैं इंपॉर्टेंस में. तो स्टूडेंट, प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, यानी प्लांट से ही हमको टिम्बर मिलता है. प्लांट्स गिव अस शेल्टर, प्लांट्स ही हमको शेल्टर देते हैं. और इसके अलावा गिव शेल्टर टू एनिमल, एनिमल्स को भी ये शेल्टर देते हैं. हमें हमारे होम बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए होती है और एनिमल्स को भी ये शेल्टर देते हैं. इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते. तो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स प्रोवाइडेड बाय प्लांट. एंड वी ब्रेथ नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर. और ये ग्राउंड वाटर को भी स्टोर करते हैं, स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स. जैसे जैसे प्लांट हम ज़्यादा काटेंगे हमारा ग्राउंड वाटर भी कम होता जाएगा. तो स्टूडेंट, ये ध्यान रखें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. ये हमको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, गिव शेल्टर टू अस एंड एनिमल ऑल्सो. इसके अलावा स्टोरेज ग्राउंड वाटर एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच वी ब्रेथ, जो हम सांस में लेते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट, दे गिव अस फ्रूट्स, लैटेक्स, मेडिसिन, ऑयल, सो मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता है ना. फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, रबर देते हैं, शहद देते हैं, सब कुछ तो मिलता है हमको इनसे. ओके स्टूडेंट, तो ये हम देख सकते हैं कि वेजिटेशन की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. अब वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है. तो स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो प्रोवाइड अस मिल्क. सबसे बड़ी बात तो दूध हमें प्रोवाइड करते हैं और ऑल मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब मिल्क से ही बनते हैं. तो मेन तो मिल्क ही है जो किससे प्रोवाइड किया जाता है? एनिमल के द्वारा. नेक्स्ट मीट, इसके अलावा हनी, इसके अलावा वूल. ये सारी चीज़ें हमको कौन प्रोवाइड करता है? वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल या दूसरे हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, दे ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में भी ये हेल्प करते हैं. इट इज़ अ टर्म इन साइंस, साइंस का टर्म है, आपने पॉलिनेशन पढ़ा होगा साइंस में. एंड एक्ट एज अ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं. डीकम्पोजर के रूप में भी ये एक्ट करते हैं. तो इस तरह से भी हमारी हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और
डिकम्पोजर के रूप में भी ये एक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चला कि फ्लोरा एंड फौना या वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बोथ हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि हमारी लाइफ में और साथ में इकोसिस्टम को बैलेंस करने में जो हमारा फ्लोरा और फौना है उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंस से ही समझ में आ रहा है कि हमको इनका कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। कंजर्विंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में अगर हम देखें तो सेवरल फैक्टर्स कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर बायोस्फीयर। जो हमारा बायोस्फीयर है इसको डिस्ट्रक्ट करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। देयर आर नेचुरल कॉजेज़, कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं जैसे कि सॉइल इरोजन या फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले 2019 में यानी लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि जो हमारे अमेज़ॉन फॉरेस्ट हैं उन जिसको वर्ल्ड का लंग भी कहा जाता है उसमें आग लग गई थी। फॉरेस्ट फायर इसी को कहते हैं। और बहुत ज़्यादा एनिमल्स और साथ में बहुत ज़्यादा प्रीशियस जो वुड थी या प्रीशियस जो वहाँ पर प्लांट थे वो सब जल गए। तो इस तरीके की जो हमारी वो हैं कैलामिटीज़ उनको हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। अमेज़ॉन के पूरे जंगल बहुत ज़्यादा जल चुके हैं। और इसके अलावा सुनामी का आपने सुना होगा, और लैंडस्लाइड्स। तो ये क्या है, ये नेचुरल कॉजेज़ हैं, यानी नेचुरली ये चीज़ें अकर होती हैं। लेकिन इनके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रेट रोल प्ले कौन करता है, ह्यूमन ही करता है, जिसकी वजह से ये कैलामिटीज़ आती हैं। सुनामी या फॉरेस्ट फायर या सॉइल इरोजन या लैंडस्लाइड्स, इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमन का ही हैंड है। मैन टू प्ले अ ग्रेट रोल, इसके अलावा मैन भी एक ग्रेट रोल प्ले करता है कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन में। तो स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो लोग अपने शौक के लिए एनिमल्स का शिकार करते हैं, पॉचिंग करते हैं। और पेड़ों को तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, वेजिटेशन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काटा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है। हमारा वाटर साइकिल वाला सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सुनामी जैसी चीज़ें, फ्लड जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और लैंडस्लाइड्स, हम बहुत ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा माउंटेन्स में खुदाई कर रहे हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ये सारी वजह कौन है, इसके पीछे मैन ही है। तो मैन भी एक ग्रेट रोल प्ले करता है इन सभी जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें। और इसलिए हमको इनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है, बिकॉज इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में। अच्छा, तो अब हमें करना क्या चाहिए इनको कंजर्व करने के लिए, या हमारी गवर्नमेंट को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए इनको कंजर्व करने के लिए। तो वही हम देख लेते हैं स्टूडेंट, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट या गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं या और लिए जाने चाहिए वो कौन कौन से हैं। तो सेटअप बायो रिजर्व्स, बहुत सारे बायो रिजर्व सेट किए गए हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं। और एनिमल ऑर्फनेज और नेशनल पार्क, तो बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे कान्हा नेशनल पार्क है हमारा, पन्ना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम में है हमारा, गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है, दुधवा नेशनल पार्क हमारा यूपी में है। तो ये सारे नेशनल पार्क हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए हैं इनके लिए। और बहुत सारे बायो रिजर्व भी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, प्रोटेक्ट एनिमल ऑन द इंडेंजर्ड लिस्ट, यानी बहुत सारे एनिमल इंडेंजर्ड लिस्ट में हैं, उनका प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना। एंड कीप देम फ्रॉम एक्सटिंक्ट, और उनको ख़त्म होने से बचाना, एक्सटिंक्ट होने से बचाना। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनका एक भी पेयर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जो इंडेंजर्ड हैं, जिनका हमको लगता है कभी ये ख़त्म ही होने वाले हैं, कुछ ही बचे हैं, तो उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, जिससे कि वो एक्सटिंक्ट होने से या ख़त्म होने से बच जाए। इसके अलावा क्या करें, स्टॉप पोचिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर स्किन, हॉर्न और मीट, यानी कि मांस खाने वालों के लिए या उनके हॉर्न्स के लिए, क्योंकि कुछ एनिमल्स के हॉर्न्स से बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें बनती हैं, कॉस्टली चीज़ें बनती हैं।
और स्किन, इन सब चीज़ों के लिए एनिमल्स को मारना जो है वो बंद किया जाए। इसके अलावा टेक स्टेप टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, यानी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारा नेचुरल वेजिटेशन अपने आप ही ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज उनके लिए उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जिस तरीके का क्लाइमेट उनको चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए स्टेप्स लिए जाएं। इसके अलावा रिपेयर डैमेज डन टू द बायोस्फीयर, यानी जो बायोस्फीयर में डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर किया जाए, और उसको रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लांटेशन करने चाहिए, जिससे कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। सो स्टूडेंट, मोस्टली चैप्टर हमने यहाँ कवर कर लिया है, लेकिन अभी एक टॉपिक बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो छोटा सा टॉपिक है, था तो वो बीच में, बट मैंने इसको लास्ट में इंक्लूड किया है, सो दैट स्टूडेंट वो भी अब हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर, कौन कौन से हैं, 4 टाइप्स के हैं स्टूडेंट। एक तो फॉरेस्ट, सेकंड हमारे ग्रासलैंड, थर्ड हमारे स्क्रब्स, एंड फोर्थ हमारे टुंड्रा। तो स्टूडेंट, ये 4 टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशंस हैं जो पूरे वर्ल्ड में हमको देखने को मिलते हैं। जंगल यानी कि फॉरेस्ट, आपके दिमाग में आ रहा होगा फॉरेस्ट के नाम से तुरंत जंगल, ये हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। लेकिन कैसे एरियाज़ में हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती हो वहाँ पर हमको फॉरेस्ट देखने को मिलता है नेचुरल वेजिटेशन में। और यहाँ पर कैसे ट्रीज़ होते हैं, बहुत ही ह्यूज ट्रीज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट की हमने बात की थी। इसके अलावा स्टूडेंट ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में भी हमने आपको कई ग्रासलैंड 7th क्लास में पढ़ाए थे, जैसे वेल्ड बताया था, और हमने अमेरिका में और अफ्रीका में सब जगह अलग अलग आपको बताया था ना कि कौन कौन से ग्रासलैंड हैं। स्टूडेंट, हमने प्रायरीज बताया था आपको, वेल्ड बताया था, स्टेप्स बताया था, सवाना बताया था, है ना। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ग्रासलैंड हैं, बट स्टूडेंट हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, बिकॉज ऐसे तो फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप्स के हैं, ग्रासलैंड भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम के हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, जो कि हम 7th क्लास में अलग अलग पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इस 8th क्लास में, तो हमें 8th क्लास के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखना है हमको कि नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप्स का होता है। तो स्टूडेंट 4 टाइप्स का होता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो फॉरेस्ट में हमने बात कर ली कि फॉरेस्ट कैसे एरियाज में होते हैं, ह्यूज ट्रीज जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता हो। अब ग्रासलैंड की हम बात करें तो स्टूडेंट जहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होता हो और मॉइस्चर भी थोड़ा कम रहता हो। इन लेस इन मॉइस्चर एंड रेनफॉल में भी लेस एरियाज में क्या होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं। और साइज़ और डेंसिटी अगर हम ट्रीज़ की देखें तो ये भी यहाँ पर डिक्रीज़ रहती है, इसको कहते हैं हम ग्रासलैंड। और नेम में हमने 7th क्लास में आपको सबके बारे में अलग अलग पढ़ाया था, प्रायरीज बताया था, पेम्पस बताया था, सवाना बताया था, वेल्ड बताया था, स्टेप्स बताया था, ये हमने सब बताए थे आपको। अच्छा, नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है स्टूडेंट स्क्रब। स्क्रब क्या होता है, स्क्रब ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यानी ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर जो ड्राई हो और रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो। और यहाँ पे कैसे होते हैं, थॉर्नी श्रब्स होते हैं, कटीले होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि हम अपने राजस्थान साइड में देखें तो कटीली झाड़ियाँ हमको देखने। कांटे क्यों होते हैं, बिकॉज वहाँ पर प्लांटेशन या वेजिटेशन बहुत कम होता है, जिससे कि एनिमल्स उनको ना खा सकें या उनको ना हार्म पहुँचा सकें, इस वजह से उन पर कांटे होते हैं। और सेकेंड थिंग, उनकी जो वो होती हैं लीव्स, वैक्सी लीव्स होती हैं, ये ग्रो होते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कैसा हो, ड्राई रीजन हो और रेनफॉल बहुत लो हो। इनकी लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वैक्सी होती हैं, जैसे कैक्टस इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा वैक्सी लीव्स का। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप जाती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं, बिकॉज वहाँ पानी बहुत ऊपर नहीं है, बहुत अंदर है, इसलिए इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट टुंड्रा।
तो टुंड्रा नाम से पता चल रहा है फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन, यानी वो वेजिटेशन जो हमारा कहाँ पर पाया जाता हो, पोलर रीजन पे पाया जाता हो, और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन होते हैं ये। अच्छा स्टूडेंट, ऊपर हमने फॉरेस्ट की बात की थी और बताया था कि हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में फॉरेस्ट होते हैं। तो बात आती है क्या यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो ना होती हो तो वहाँ क्या फॉरेस्ट नहीं होते? वहाँ भी होते हैं। जैसे कि अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वहाँ भी फॉरेस्ट होते हैं। तो स्टूडेंट फॉरेस्ट को भी 2 कैटेगरीज में रखा गया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट, वो अपना जो लीव्स हैं उनका शेड चेंज नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, बल्कि होल ईयर इनमें से थोड़े थोड़े पत्ते गिरते रहते हैं और न्यू लीव्स निकलती रहती हैं। बट किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर ये पूरे पत्ते अपने जो हैं वो गिरा दें तो ऐसा नहीं होता है। ये अपने सारे पत्ते किसी पर्टिकुलर जो सीज़न है उसमें नहीं गिराते हैं। अच्छा, जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो क्या है, शेड करते हैं, शेड चेंज करते हैं अपनी लीव्स का एक पर्टिकुलर सीज़न में। ठीक, तो जैसे कि अगर हम अपनी साइड वाले फॉरेस्ट देखें, उनमें क्या होता है, जो पतझड़ वाला मौसम होता है उसमें वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं और न्यू लीव्स उनकी फिर निकलती हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो रीजन्स हैं, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, ये सब हमने 6th और 5th क्लास में डिस्कस किया है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होगी। बट फॉरेस्ट का ये टर्म बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि फॉरेस्ट भी 2 टाइप के हैं, एवरग्रीन और डेसिडुअस। एवरग्रीन वो हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में अपनी लीव्स का शेड चेंज ना करते हों, और डेसिडुअस वो हैं जो पर्टिकुलर सीज़न में अपनी लीव्स का शेड जो है वो चेंज कर दें या पतझड़ हो जाए जिनका। अब इनकी भी 2 कैटेगरीज हैं, एक ट्रॉपिकल और दूसरे टेम्परेट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अपना फुल चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स और वाटर रिसोर्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, आप वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल वीडियो।